इंटरमीडिएट स्टूडेंटों के लिए आज दूसरे दिन की क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बाद अब बात आती है प्रतिबिंब की। तो सेकेंड पेपर है, चैप्टर वही कल ही वाला है। इसमें बात आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब क्या है? इमेज की बात आती है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ करके इस दर्पण में पड़ें और परावर्तन होने के पश्चात से यहाँ से किरण आई, वस्तु से आई, एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, एक प्रकाश किरण यहाँ से आई। इसका अपवर्तन होने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलें, जिस एक बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। सपोज करें आप दूसरा दर्पण है, दूसरे दर्पण में से जब जैसे इस वस्तु से प्रकाश किरणें आई, इस तरीके से आ रही हैं, आ करके जैसे ही अब यहाँ से क्या होगा, अपसरित होंगी, यहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो मेरा मतलब ये है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब, जिसमें वास्तव में मिलती हैं। आप पहला चित्र देख रहे हैं, इसमें वास्तव में मिलने इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो इसके बाद दूसरी बात आती है दर्पण की। आप चलते हैं तो दर्पण की बात आती है। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। दर्पण को आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया। तो पहले आपको मैं बता दूं कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है। आप लोगों ने दर्पण पढ़ा जरूर है, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं पढ़ा है। यदि किसी चिकने तल में, मान लीजिए ये कोई एक चिकना तल है, इस चिकने तल में पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर यहाँ पर आप पारे की कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें, और इसके दूसरे पृष्ठ से जैसे यहाँ से प्रकाश किरण आए और आकर के परावर्तन होने लगे, तो इस पृष्ठ को ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस निकाय को दर्पण कहते हैं। यानी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, ये परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। अभी आपको समझना है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आपकी समझ से परे भी हो सकती हैं, लेकिन आपको समझना है कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वो समतल दर्पण कहलाते हैं। तो ये तो आपको समझ लेना है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है आकृति के अनुसार। तो पहले तो आपको समझना है कि गोलीय दर्पण क्या है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, मान लीजिए कोई कांच है, इस कांच में से एक खोखला गोला काट दिया जाए, खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है? ये गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। तो अवतल दर्पण क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल में पालिश की जाती है और दबे हुए पृष्ठ से, उभरे हुए तल में पालिश कर दी जाए और दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण आए और इसका परावर्तन हो, तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। दूसरा आपका आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जब इसके धसे हुए तल में पालिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है।
तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो उसको उत्तल दर्पण, और जिसके धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें लेड ऑक्साइड की पॉलिश पुती रहती है, कलाई चूना भी पुता रहता है, या चांदी, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं? निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। पहली आती है ध्रुव, जिसको आप पोल कहते हैं। ये ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये आपका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मध्य बिंदु है इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सी, जैसे कांच का खोखला गोला लिया गया था, उस खोखले गोले का केंद्र ये सी है, ये ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी बात आती है वक्रता त्रिज्या की। अगली डिफिनेशन आती है कर्वेचर ऑफ सेंटर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गया। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसे ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण का वक्रता केंद्र था और ये आपका ध्रुव था। दर्पण के, आप कह सकते हैं कि दर्पण के केंद्र से और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस आती है अगली चीज़। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये आप देख रहे हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे चलते हैं तो आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? ये दोनों दर्पणों में अलग अलग होता है। जैसे हम पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए तल में पॉलिश से धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से दर्पण के मुख्य अक्ष, तो कह सकते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, और जैसे आएंगी दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये मुख्य अक्ष है, उसका ये बिंदु है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये आपका उत्तल दर्पण है, इसके धसे हुए तल में पॉलिश है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई, जैसे आती हैं आने के पश्चात ये यहाँ से अपसरित हो गई। जब ये यहाँ से अपसरित हो गई तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो आप एक शब्द में परिभाषा दे सकते हैं, एक लाइन में परिभाषा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई या जहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगली परिभाषा आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ये पी एफ आप जो देख रहे हैं, ये पी और एफ देख रहे हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है, इसको दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है और अवतल दर्पण के लिए
ऋणात्मक होती है। इसके बाद एक चीज़ और आता है इसमें, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? तो आप कह सकते हैं यहाँ से, जैसे ये मुख्य अक्ष आप मुख्य फोकस देख रहे हैं, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ऐसे आप इसमें दिखा सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एफ डैश, एफ डबल डैश, इसमें भी आप कर दीजिए एफ डैश, एफ डबल डैश। तो ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका फोकस तल हो गया। इस तरीके से आज दर्पण से संबंधित ये क्लास होगी। इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। धन्यवाद।